यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डिक्टेशन का अभ्यास करें। डिक्टेशन शुरू होता है 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने समाजवाद का केवल नारा ही नहीं लगाया है बल्कि समाजवाद को मूर्त रूप देने के लिए कदम भी उठाने शुरू किए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ यह केवल आंदोलन ही नहीं रहा बल्कि इसको कार्य रूप में परिणत करना भी आरंभ कर दिया गया है। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री को जितना भी धन्यवाद दूं वह थोड़ा ही है। मुझे आपसे यह भी कहने का साहस हो रहा है कि सरकार ने इस समय हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया है। आज तक तो वे बिल्कुल पिछड़े हुए थे। मैं आपसे यह कहने का भी साहस कर रहा हूँ कि पहाड़ी और सीमा के क्षेत्रों को राज्य का अधिकार तो दे ही दिया गया है। उनको यह अवसर भी दिया गया है कि वे अपने पिछड़े हुए इलाके को उन्नत बनाने के लिए स्वयं कोशिश करें और अपने पैरों पर खड़े हों। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ आपके सामने यह कहना पड़ रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी ज़िले हैं वे आज भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि 1961 में इसी दिल्ली में पहाड़ी इलाकों के सैकड़ों भूमिहीन किसानों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था और उन्हें हमारे राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि उनकी भूमि समस्या हल करने के लिए वे उत्तर प्रदेश की सरकार को लिख रहे हैं। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कई साल गुजर गए हैं किंतु एक चप्पा भूमि भी किसी भूमिहीन को आज तक नहीं दी गई है। हमारे भूमिहीन किसान कभी जेल में सड़ते हैं और कभी कहीं मारे फिरते हैं लेकिन भूमि उन्हें नहीं मिली। इसी प्रकार मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी लिखा था कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी ज़िले हैं वे पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा एक बार हमारे प्रधानमंत्री जब यहाँ दौरे पर आए थे तब उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ऐसी गरीबी के दर्शन नहीं किए जैसा कि मैं देख रहा हूँ। ऐसी गरीबी जब हम गुलाम थे तब ज़रूर देखने को मिलती थी लेकिन आज़ादी के बाद मैं पहली बार ऐसी गरीबी देश के किसी भाग में देख रहा हूँ। देश के विकास के काम को बढ़ाकर ही ऐसी गरीबी हम हटा सकते हैं। सरकारी उद्योगों की हालत अजीब है। आप यह भी नहीं कह सकते कि सरकारी उद्योगों के कर्मचारियों को आप अच्छा वेतन देते हैं या उनको रहने का अच्छा स्थान देते हैं, फिर भी घाटा होता है और देश का नुकसान करते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि आपकी औद्योगिक नीति गलत है और जो रुपया
आपके पास है उसको भी अनावश्यक काम के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। एक तरफ बोकारो के लिए 600 करोड़ रुपया रख रहे हैं और दूसरी ओर राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक और महाराष्ट्र के अंदर आप नई चीनी मिलें खोल रहे हैं और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर कारखाने बंद हो रहे हैं या जो उनकी क्षमता है उस पर पूरे तौर पर काम नहीं कर रहे हैं या कोई औद्योगिक नीति नहीं है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि हमारी औद्योगिक नीति सफल हुई है। मंत्री महोदय कहते हैं कि वे सिंचाई के लिए एक सिंचाई आयोग बनाएंगे। अच्छी बात है, मगर सिंचाई की क्या हालत है हमारे देश के अंदर, यह भी तो देखिए। जिस समय हमारे देश में कोसी बांध का काम शुरू हुआ था उस समय पाकिस्तान ने एक बांध पूरा कर लिया था। वहाँ उससे सिंचाई हो रही है और हमारे यहाँ इसका काम आधा भी नहीं हुआ है। राजस्थान नहर शुरू हुए कितने साल हो गए हैं परंतु अभी भी वह बनी नहीं। हमारे यहाँ कोई ठीक तौर तरीका नहीं है। मंत्रियों के मकानों के लिए 50 लाख रुपये निकल सकते हैं मगर देश के उद्योग के लिए, देश के किसान और मजदूर के लिए जो रुपया चाहिए वह नहीं मिल सकता। उसके लिए रुपया नहीं दे सकते हैं। यह कोई उद्योग नीति नहीं है, यह एक खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं कल बतला रहा था कि कुछ सड़कें विश्व बैंक की सहायता से बनने वाली थी जिसका खर्च 10 लाख रुपये प्रति मील था। कुछ सड़कें वार्षिक योजना से बनने वाली थी, उसका खर्च 4 लाख रुपये था। विश्व बैंक ने रुपया नहीं दिया इसलिए अब उसको भी वार्षिक योजना से बनाना है। महोदय, समाज कल्याण संस्थाओं का काम बहुत बड़े परिमाण में बढ़ा है। आजकल इसके लिए अनुदान भी पहले से कहीं अधिक दिए जाते हैं। हर पंचवर्षीय योजना में हम इस पर अधिकाधिक धन खर्च करते हैं और आजकल समाज कल्याण का कार्य करने वाले पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी पहले से बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि जैसे जैसे हमारे खर्च और कार्यक्रम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इस काम में व्यक्तिगत उत्साह और लगन की भावना घटती जाती है। अध्यक्ष महोदय ने मिशनरी भावना का जिक्र किया और मैं भी अनुभव करती हूँ कि आज वह नहीं है। मैं यह केवल बोर्ड के बारे में ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्य के तमाम क्षेत्र के बारे में कह रही हूँ। फिर स्वेच्छा सेवा प्रयास भी कुछ कम होते जा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि जब विचार संस्थाबद्ध हो जाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ आशय युक्त काम करने की भावना आ जाती है। यह मनुष्य का स्वभाव है, किंतु सारे सामाजिक कार्य का लक्ष्य तो उसी संवेदन के अभाव और निस्वार्थता पर संदेह के परिणामों से लड़ना है, जिसे अक्सर मानव स्वभाव कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मैं जानती हूँ कि जिस मिशनरी भावना से काम शुरू किए जाते हैं
उन्हें बाद में उसी तरह बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन बेहतर संगठन खड़ा हो जाने के बाद समस्याओं के बेहतर हल निकलने चाहिए। अतः हमें केवल अनुदानों से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि यह ख्याल रखना चाहिए कि इस सामाजिक कार्य के पीछे जिससे कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उद्देश्य क्या है। बोर्ड सामाजिक रूपांतर का केवल साधन मात्र है। राजनीतिक और आर्थिक कामों में फंसे रहने के कारण हम सही दिशा में और सोउद्देश्य सामाजिक परिवर्तन की ओर काफ़ी ध्यान दे पा रहे हैं, किंतु परिवर्तन तो हमारे अपने विकास और विश्व की घटनाओं के कारण जो हमारे जीवन और समाज पर निरंतर असर डालती है, स्वतः आ रहा है। हमारे होनहार युवक और युवतियां संसार के घटना चक्र से निरंतर प्रभावित हैं और कहीं भी कुछ होता है तो वह हमें भी अवश्य छू जाता है। लेकिन परिवर्तन का इस प्रकार केवल उपोत्पादन के रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में आना काफ़ी नहीं। हमारी अपनी अनेक समस्याएं हैं जो हमारे अनुभव की दृष्टि से विशेष प्रकार की हैं। महोदय, एक उदाहरण है जो बोर्ड के सीधे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, फिर भी वह है